आज के सोलो नेपाल राइड पर मेरा एक बहुत बड़ा नुकसान हो गया और मेरे पास दो ऑप्शन थे, बैठ के उसके बारे में अफसोस करूं या इस यात्रा के आनंद लूं। सोलो राइड के दौरान ऐसे बहुत से अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस आपके सामने आ जाती हैं जब आपको मेंटली स्ट्रांग होकर उसे फेस करने के लिए तैयार रहना पड़ता है। आज के वीडियो में मैं आपको नेपाल के सिंजा वैली लेकर चलूंगा, नेपाल का एक ऐसा हिस्सा जिसे देख के लगेगा कि यहाँ के लोग समय में शायद 30-40 साल पीछे जी रहे हैं, पर असली थ्रिल तो वहां पहुंचने के बीच आने वाले चैलेंजेस को ओवरकम करने में था। मैंने कभी इस रूट की कोई प्रॉपर वीडियो नहीं देखी यूट्यूब पे, ये सोच के कि अगर मैंने ऐसा किया तो उस रास्ते को लेके अपने मन में धारणा बना लूंगा और फिर जो रॉ एडवेंचर करने का सरप्राइज होता है ना, वो शायद खत्म हो जाएगा। नए व्यूवर्स को बता दूं कि इस 30 दिनों की सोलो नेपाल राइड को मैंने 3 मिशंस में बांट रखा है, जिसमें पहला मिशन है रारा लेक पहुंचना। इंडिया से नेपाल में एंटर किए मुझे 5 दिन हो गए हैं और अभी भी रारा ताल करीब 200 किलोमीटर दूर है। फिलहाल मैं हूं नेपाल के मानमा विलेज में, जहां से हम रारा लेक के आगे की जर्नी कंटिन्यू करेंगे। ऑलराइट गाइस, राइड की शुरुआत करते हैं महादेव के जयकारे के साथ। ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव, शंभु भोलेनाथ, त्रिपुरारी प्राणनाथ। यात्रा मंगलमय कीजिएगा प्रभु, जय शंकर महाराज। सो गाइस, वी आर क्रॉसिंग मानमा से मैंने अभी एक मैप लगाया है रारा लॉज का। रारा देखो 155 किलोमीटर्स है यहाँ से, मतलब जहाँ तक बाइक जाएगी वहाँ से 30-40 मिनट का ट्रैक होगा छोटा सा। एंड देन वी विल बी विटनेसिंग द माइटी रारा लेक। और उससे रिलेटेड एक बहुत ही दिमाग हिलाने वाली बात पता चली है, जो मैं वहाँ जाके बताऊँगा। फिलहाल आप ये देखो मानमा का टाउन। यहाँ मैंने अभी पेट्रोल नहीं डलवाया, पेट्रोल मैं आगे जाके डलवाऊँगा। और पता है यार, कल मुझे इतनी ठंड लगी कि मैंने आज अपने सारे विंटर गियर्स पहन लिए, मतलब जो राइडिंग उस पर पहन सकता था। वुलन बालाक्लावा, अंदर एक वुलन स्वेट शर्ट टाइप का, उसके ऊपर से विंड चीटर, फिर उसके ऊपर मैंने पहना हुआ है ये राइडिंग जैकेट। ये राइडिंग जैकेट देखो पोरस है, बहुत वेंटिलेटेड है, तो ठंड लगती है इसमें। लोग बहुत फ्रेंडली है भाई इधर, एब्सोल्युटली इन लव विद नेपाली पीपल एंड द नेपाल इटसेल्फ। अभी मैं लगभग 6500 फुट के एलिवेशन पे हूँ और रारा पहुँचते पहुँचते हम लगभग 10,500 फुट का एलिवेशन गेन करने वाले हैं। मतलब 10,500 फुट पे पहुँच जाएंगे तो टोटल लगभग 4,000 फुट का एलिवेशन गेन होगा अपना। हेलो क्यूट नेपाली बच्चे स्कूल जाते हुए। अब कुछ लोग मुझसे बोलते हैं कि सफर पर अकेले बोर नहीं होते, तो मेरा मानना है कि अगर आप खुद की ही कंपनी से बोर होने लगे ना, तो कुछ बहुत ही गड़बड़ चल रहा है आपके सिस्टम के साथ। पर कभी कभार जब ऐसे सफर पर बोरियत हिट करती है तो मैं रास्ते में मिलते लोगों से बात कर लेता हूँ। जैसे इन अम्मा से उनका नाम और एज पूछा, नमस्ते तो बताया उन्होंने कि अभी ये 80 साल की हैं। नाम मेरा नाम गिजा था। अच्छा, कितनी उम्र हो गई आपकी? उम्र मेरे भाई तो 80 वर्ष। 80 वर्ष? कितना फिट है आप भाई। हेल्थ देख रहे हो, हेल्थ क्या सही है। ये कमाल है गांव के शुद्ध हवा पानी का। अम्मा को राम राम बोल के थोड़ा आगे बढ़ा तो रास्ते में मुझे कुछ बच्चे दिख गए स्कूल जाते हुए। एंड आउट ऑफ क्यूरियोसिटी मैंने पूछा कि आपके बैग में क्या है, जिस पर इन्होंने अपना बैग दे दिया मुझे चेक करने के लिए। कॉपी किताब है दोस्तों, और एक ज्योमेट्री बॉक्स जिसपे नेपाल का मैप बना हुआ है। भाई क्या नाम है आपका? निमार, ठीक है। नमस्ते। हम पहुंच चुके हैं तेसरो बाजार। यहाँ ऐसे ऑटो मुझे बहुत सारे दिख गए। सामने मेरे को एक खच्चर भी दिखाई दे रहा है, बड़ा कंफ्यूज। हट जा भाई, ट्रक आ रहा है, हट जा। बोला नहीं हटेगा मैं। एक बात सुनो, जरूरी नहीं कि सफर पर सब आपके हिसाब से अच्छा ही होगा। और उसका एग्जाम्पल मुझे मिला जब तेज अदरक वाली चाय के लिए मैं शेरवाड़ा विलेज के एक ढाबे पे रुक जाता हूँ। चाय मिलेगा? चाय
छोटा सा एक कस्बा जहाँ गिनती के 30-40 लोग रहते होंगे। चाय किसमें बन रहा है? उसमें बन रहा है, कढ़ाई में। अच्छा, मेरे लोग कढ़ाई में चाय बना रही है। अच्छा, इधर बन रहा है। ओ भाई, यहाँ अपना चाय बन रहा है यार। गाइस देखो, ये कुछ ऐसा किचन दिखाई देता है इस गांव के घर का। पता चला कि मेन गांव तो ऊपर है और सब लोग पहले उधर ही रहते थे। बाद में जब इधर रोड बनना शुरू हुआ तब ऊपर से कुछ लोग नीचे शिफ्ट हो गए और अपना थोड़ा बहुत जो बिजनेस होता है वो चलाने लगे। फाइनली अपनी अदरक वाली चाय खत्म करने के बाद मैं एकदम खुश मन से शेरवाड़ा गांव को अलविदा बोलकर मजे में राइड करते हुए आगे बढ़ रहा था, इस बात से अनजान कि एक जो मैंने डीजे माइक लगा रखा था ना अपने चेस्ट पे, वो कहीं गिर गया है और मुझे 12,000 का फटका लग चुका था दोस्त। अभी मेरे पास दो ऑप्शंस थे, इस नुकसान को लेकर अफसोस करूं या फिर इन रास्तों पर राइड के भरपूर मजे लूं, और मैंने दूसरा वाला ऑप्शन चूज किया। ओके गाइस, यहाँ सामने मेरे है स्लश एंड इंक्लिनेशन। इसमें मैंने 1 नंबर गियर लगाया है एंड आई एम मूविंग स्लोली। हैंडल बार पे मेरा ग्रिप लूज है एंड आई एम हेडिंग टूवर्ड्स द एंड। मतलब मैं एकदम एंड पे देख रहा हूँ जहाँ मुझे जाना है। मैं नीचे ज़मीन नहीं देखूँगा, ज़मीन देखूँगा तो चांसेस है कि मैं गिर जाऊँगा। सो यार, बैक हल्का सा पीछे, बैक सीट की तरफ, क्योंकि रियर व्हील्स पे ट्रैक्शन कम हो गया ऐसे स्लिपरी रोड पे, तो हमको उसको ट्रैक्शन थोड़ा प्रोवाइड करना है पीछे की तरफ वेट डाल के। एंड दिस इज़ हाउ वी कैन ईजिली क्रॉस सच मड रिडन रोड्स। ओ भाई, यहाँ इनका रोमांस चल रहा है, लेट्स नॉट डिस्टर्ब देम। लेट योर मोटरसाइकिल फ्लोट। तुम उसको अगर टाइटली पकड़ के बैठ जाओगे, नहीं बेटा नहीं, मैं तुझे कहीं नहीं जाने दूंगा, फिर तो तुमको वो पटक देगे उठा के। ये बॉय। उतना कुछ खास मड नहीं था पर फिर भी, या फिर मैं ऐसे खड़े हो गया इसलिए मुझे ऐसे खास नहीं लग रहा था। भाई नेपाल देख रहे हो, बगल में झरने के फॉर्म में कर्नाली नदी बह रही है, इसे यहाँ पे टीला बोलते हैं। ओके ओके ओके। नॉर्मल मोटरसाइकिल पे ये ट्रेल्स चैलेंजिंग है, पर एडीवी हो तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। वो मैं भाई अपने बुलेट पर होता मुझे बड़ी दिक्कत होती इस रूट पे, आई एम श्योर। जैसे तैसे पार तो कर लेता पर पूरे बॉडी की बैंड बच जाती। एक तो जो मैंने पीछे टेल बैग लगा रखा है ना, इसकी वजह से मुझे बैक सपोर्ट मिल जाता है अच्छा खासा। तो अब मैंने डिसाइड किया है कि लंबे रूट से मैं टेल बैग ही लेके जाऊंगा भाई। राइनॉक्स का है एक्सपीडिशन 2, 42 लीटर्स का है एंड इनफ फॉर लाइक 20-25 डेज ऑफ राइड। क्या ही बताओ।
अभी जब मैं म्यांमार में था तो मुझे यहाँ के पेट्रोल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के बारे में कुछ जानकारी मिली। सुनिएगा ध्यान से। और यहाँ मैं एक सीन बता दूँ, पेट्रोल का सीन ऐसा होता है कि यहाँ पर गवर्नमेंट ने ना छोटे छोटे शहरों में या किसी किसी गांव में एक किसी लोकल बंदे को ऑथोराइज कर रखा है कि भाई वहीं पेट्रोल बेचेगा, क्योंकि यहाँ पेट्रोल पंप की फ्रिक्वेंसी बहुत कम है। आपको बहुत लंबे लंबे डिस्टेंस पे 150-200 किलोमीटर पे एक पेट्रोल पंप मिल जाएगा इस तरीके से। फिलहाल यहाँ मैं जिस होटल में मैं रुका था इसके सामने ये पेट्रोल लक्ष्मी ऑयल स्टोर है, पेट्रोल पंप। यहाँ से ही लोग अपनी गाड़ियों में तेल डाल के ले जाते हैं। और इसी जानकारी पर भरोसा करते हुए जब मैं नागमा गांव पहुंचा तो यहाँ के एक लोकल डिस्ट्रीब्यूटर से 150 इंडियन रुपीस पर लीटर के हिसाब से मैंने पेट्रोल भरवा लिया अपनी मार्को की टंकी में। नागमा एक ऐसी जगह है जहां आपको स्टे ऑप्शंस मिल जाएंगे और रारा के रास्ते में ये एक मेजर हॉल्ट पॉइंट है। कल की राइड में अगर बारिश ना होती तो शायद मैं म्यांमार की जगह नागमा आकर ही हॉल्ट लेता। अच्छा, जब मैं टंकी में तेल डलवा रहा था तभी मुझे रियलाइज हुआ कि मेरे गोप्रो का माइक काम नहीं कर रहा है। एक टपरी पर सारा सेटअप खोल के मैंने इसे फिक्स करने की कोशिश की, पर मेरा जुगाड़ शायद फेल हो गया। लेकिन मुझे ये बात बहुत अच्छे से पता है कि इन सब कारणों से राइड इम्पैक्ट नहीं होनी चाहिए। मुझे आज कैसे भी करके सिंजा विलेज पहुंचना ही था। भाई और जैसे जैसे मैं और मार्को सिंजा की तरफ बढ़ रहे थे ना, नेपाल के एक्सट्रीम रिमोटनेस का एहसास होने लगा था मुझे। पर यही था कि जितना रिमोट एरिया उतनी ही ज़्यादा उसकी सुंदरता। सिंजा सिंजा सीधा जाएगा। सिंजा इधर से लग गया। हाँ, स्टार्ट इधर हो से गया लग गया। सिंजा, हाँ। सिंजा वैली हो गया ये। हाँ, इधर से अब लग गया, शुरू हो गया सिंजा वैली उधर।
अच्छा अच्छा अच्छा, ये रारा ये जाएगा ना? हाँ रारा से। हाथ जोड़ रहा हूँ गाइस, मेरी एक बात मान लो, अगर आप हिमालयन या कोई भी एडवेंचर मोटरसाइकिल ओन करते हो तो ये देखो, मैं अभी हूँ रारा लेक जाने के रास्ते में, नेपाल में पड़ता है ये, एंड वन ऑफ द मोस्ट टफेस्ट ट्रेन्स में इसकी काउंटिंग होती है, बिल्कुल भी इजी नहीं है। मैंने पहली बार कोई एडवेंचर मोटरसाइकिल ओन की है, दैट इज़ हिमालयन 450। और भाई इससे पहले मैंने कभी ट्रेल्स नहीं किए। मैं अभी साउथ इंडिया राइड पे था तो मैंने 7-8 हज़ार किलोमीटर राइड किया, पर कोई ऑफ रोड नहीं, कुछ नहीं। पहली बार ऑफ रोड ट्रेल्स मुझे मिले, वो भी नेपाल में, और भाई खतरनाक, एकदम खतरनाक। मतलब एक चीज़ थी जिसने मुझे बचाया है पूरे ट्रेल में, और मेरी राइड बहुत स्मूथ कर दी है भाई। सैडलिंग करने स्टार्ट कर दो, अपनी मोटरसाइकिल पे खड़े होने स्टार्ट कर दो भाई। खड़े होके आप इसको ऐसे कंट्रोल कर सकते हो ना, मतलब जैसे घोड़े को करते चाबुक मार मार के। मैं बता रहा हूँ, आपकी लाइफ इतनी आसान हो जाएगी, इतनी आसान हो जाएगी, आप मुझे थैंक यू बोलोगे। और ये खूबसूरत नज़ारे, यहाँ से रारा लेक और रह गया अभी आई थिंक 70-80 किलोमीटर। बट भाई जो मज़ा आया है ना, और एक चीज़ मैं बता दूँ, अगर मैं अपनी मोटरसाइकिल पर खड़ा नहीं होता, अगर मैंने शैडलिंग को नहीं चूज़ किया होता, तो भाई मैं कितनी बार गिरता मैं बता नहीं सकता। इतना खतरनाक रोड है, पूरा मड है साला, टूटा हुआ रोड है, इंक्लिनेशन है, उस पर मड है, उस पर ये बजड़ी गिरी हुई है, बट फिर भी मैं अपने हिमालयन को बहुत स्मूथली लेके आया। अब तो ऐसा हो गया है कि भाई ऑफ रोड आओ मुझे और ऑफ रोड ला के दो, बहुत मज़ा आ जाएगा भाई, ज़िंदगी के मज़े आ जाएंगे अगर आपने सैडलिंग करनी स्टार्ट कर दी अपने मोटरसाइकिल पर तो। जय नेपाल। कैसे हो? ठीक हो? ये कौन सा गांव है नीचे इधर? बड़की बाड़की। जी, छोटकी किधर है? छोड़ के आगे। और भाई इन रिमोट ऑफ रोड पैचेस के बीच बीच में जो गांव आ रहे थे ना यार, मतलब मेरे पास शब्द नहीं है उनकी खूबसूरती बयां करने के लिए।
एक गांव तो ऐसा आया कि मैं और मार्को रुक के बस उसे निहारे ही जा रहे थे, निहारे ही जा रहे थे। ये है अगारखली विलेज और इस गांव का ड्रोन व्यू लेने पर हमें एक घर दिखा जहां किसी की शादी हो रही थी। इस दौरान हमारे पास गांव के 2 भाई आए और उन्होंने बताया कि जिसकी शादी हो रही है वो भाई एक वीडियोग्राफर और ब्लॉगर है। अब ऊपर से ही भाई और भाभी जी को शादी की शुभकामनाएं देकर मैं आगे बढ़ गया। पर मुझे एकदम से सरप्राइज तब हुआ जब इस दुरांत इलाके के दिगरा गांव में एंटर करने पे मुझे दिखा एक पेट्रोल पंप। लेकिन जब वहां पहुंचा तो पता चला कि पेट्रोल अवेलेबल नहीं है और इस जगह से कोई 250 किलोमीटर दूर नेपालगंज से ये लोग पेट्रोल मंगवाते हैं, पर कितने दिन लगेंगे उसे आने में इसकी कोई गारंटी नहीं है। अभी सिंजा पहुंचने से पहले मुझे एक छोटा सा वाटर क्रॉसिंग पार करना था। पहले मैंने सोचा कि ऊपर ब्रिज से बाइक निकाल दूं, पर जब ब्रिज पे गया तो लगा कि शायद नीचे से ही जाना ज्यादा फिजिबल होगा। भाई आराम से मार को क्या हो गया। हैंडल लूज लेफ्ट से निकालना है मार को। हाँ, ये कॉम्प्लीमेंट्री वाटर क्रॉसिंग। देखो अगर मोमेंटम बना रहेगा ना फिर तो 1 गो में फट से क्रॉस हो जाएगा। जहाँ आप रुक गए फिर सारा दिक्कत हो जाता है। अभी सिंजा पहुंचने से थोड़ा पहले ही जब मैं गांव को क्रॉस कर रहा था तब 2 बच्चे दिखे मुझे जिन्होंने अपना देसी टोल टैक्स लगा रखा था। पर यहाँ टोल देने के बदले इन लोगों ने बड़ा प्यारा सा नेपाली गीत सुनाया मुझे। फुलै फुल्यो केलाको नमस्कार छ जानी बेलाको जुम्ला कानीको जौै माया जुम्ला कोसौ खान बल्लाको जन्या मूल बाटोमा मेरो चनु गाउँ छ मलाई मेरै जन्मभूमि किन सको आउँछ घुम्न आउनु सुन्दर जुम्ला हिमालको पालिका टाढोमै फल्छन् छेउकाम्बो गाडी जान लाग्यो मुगुरा र ताल गाडी जान लाग्यो मुगुरा र ताल। खुशी खुशी टोल जमा करा के अब फाइनली हमारी एंट्री सिंजा में हो चुकी थी और काफी देर के बाद मैं टारमेक रोड पर गाड़ी भगा रहा था। हिमा नदी के किनारे पर बसे इस खूबसूरत गांव सिंजा में आपका स्वागत है दोस्त। आज की मॉडर्न नेपाली भाषा खासकुरा नाम के एक लैंग्वेज से इवॉल्व हुई थी और ये खासकुरा भाषा इसी घाटी में पनपी थी। इसके अलावा ये जगह पॉपुलर है अपने कालो मारसी मतलब ब्लैक राइस के लिए और मुझे अब तक नेपाल का सबसे स्वादिष्ट खाना इसी जगह पर खाने को मिला। इधर से गाइस तो फाइनली मैं पहुंच चुका हूँ सिंजा विलेज। यहाँ से रारा लेक है और 55 किलोमीटर। आज का अपना हॉल्ट यहीं पे रहेगा और भाई साहब क्या शानदार क्या ही सुंदर गांव है यार। यहाँ पर एक होटल है एप्पल व्यू के नाम से, यहीं मुझे कमरा मिल गया है और कल सुबह फिर मैं निकलूँगा रारा के लिए।
यहाँ पर आपको ऑटो सर्विस को छोटा मोटा चाहिए, अगर बाइक में कुछ कराना है, चेन मोबिल ये सब कुछ चाहिए तो यहाँ मिल जाएगा। अभी इस गांव से रारा कोई 70 किलोमीटर दूर है, पर वो 70 किलोमीटर इस मिशन रारा लेक का सबसे एडवेंचरस ट्रेल होने वाला है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और हर हर महादेव।